आज हम मृदा साधन संरक्षण की तकनीक के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ आप देख रहे हो कि मृदा संरक्षण में उसके अपरदन को रोकने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को बनाए रखकर समोच्च रेखीय जुताई, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, सीढ़ीदार खेती, कंपोस्टिंग, आवरण फसलों को उगाकर और वायु अवरोध उत्पन्न करके वृक्षों एवं बाढ़ से अवनालिका अपरदन के निवारण के लिए पाइप ड्रेनेज को प्रयोग में लाकर अवनालिकाओं पर बांध बनाकर अनियंत्रित पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगाकर मृदा में जैव तत्वों में जल के अनुकूलतम संबंध को बनाए रखना भी मृदा संरक्षण के लिए आवश्यक है। उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो आप यहाँ इसमें भी देख पा रहे हो। जैसे पहला है वनस्पति का आवरण एवं संरक्षी वनारोपण। इसमें मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए भूमि पर वनस्पति के आवरण को बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है और इसी आवरण से, वनस्पति आवरण से भूमि में नमी बनी रहती है। वर्षा की बूंदों के द्वारा होने वाला स्प्लैश जो इरोजन है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि वनस्पति आवरण से मृदा के कण आपस में संगठित रहते हैं और जल प्रवाह की तीव्रता भी कम हो जाती है, जिससे मृदा अपरदन कम होता है। और वनस्पति आवरण को बनाए रखने के लिए संरक्षी वनारोपण किया जाना चाहिए। और ये जो संरक्षी वनारोपण है पट्टियाँ, वो दो प्रकार की होती हैं। पहला है जल को नियंत्रित करने के लिए संरक्षी वनारोपण और दूसरा है वायु को अवरोधित करने के लिए संरक्षी वनारोपण। जल को नियंत्रित करने में इस प्रकार से बनाया जाता है कि जिससे जल जो है वो, इस प्रकार का जो वनारोपण है उसमें मिट्टी को जल के अपरदन से संरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसमें संरक्षी वनों की पट्टियां ढाल के आर पार उगाई जाती हैं और वन क्षेत्रों की मिट्टियों में जल अवशोषण की भारी क्षमता होती है। वन पट्टियां विस्तृत तथा सघन रूप से लगाई जानी चाहिए और इनके बीच में भूमि को झाड़ियाँ लगा देनी चाहिए। इस प्रकार की संरक्षी वन पट्टियों की चौड़ाई ढाल की प्रवणता एवं लंबाई के अनुसार भिन्न होती है। वायु को अवरोधित करने के लिए लगाई गई संरक्षी वन पट्टियां भी जो लगाई जाती हैं वो जल को रोकने के लिए लगाई गई वन पट्टियां से अलग होती हैं। वायु को अवरोधित करने के लिए जो वन पट्टियां लगाई जाती हैं, संरक्षी वन पट्टियां, उनका उद्देश्य उन पट्टियों के बीच स्थित क्षेत्रों में वायु की गति को कम करना होता है। जब पट्टियों के बीच में स्थित क्षेत्रों में वायु का कोई ऊर्ध्वाधर संचलन होता है तो वह सतही पवन का संचलन वन क्षेत्र में प्रवेश करते ही डिस्पर्स हो जाता है। इस प्रकार से जो डस्ट स्टॉर्म और व्हर्लविंड्स आते हैं वो संरक्षी वन पेटियों के कारण उनमें कमी आती है और वो बहुत ज़्यादा मृदा अपरदित नहीं कर पाते हैं। वृक्षों की 3 या 4 पंक्तियों वाली पट्टियाँ सक्रिय कहलाती हैं। इनकी अधिकतम चौड़ाई 3 से 10 मीटर तक होती है, जिससे कि वायु जो होती है वो बहुत ही प्रेशर से नहीं आ पाती है, उनके बीच में से आती है, छनकर कह सकते हैं जिसको। और फसल उत्पादन के लिए संकरी पट्टियाँ उपयुक्त सूक्ष्म जलवायु की दशाएं उत्पन्न करती हैं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए ये वन पट्टियाँ अत्यधिक प्रभावी साधन हैं और बहुत ज़्यादा प्रचंड वेग से जो पवन चलती हैं वहाँ पे संरक्षी वन पेटियों की पद्धति अपनाकर मृदा एवं फसल दोनों की हानि को रोका जा सकता है और उपज भी ज़्यादा उससे हमें प्राप्त होगी। फिर आता है आपका समोच्च रेखीय जुताई। इसके अंतर्गत ढालदार भूमि पर समोच्च रेखाओं के अनुसार जुताई की जाती है, जिससे ढाल की प्रवणता विभिन्न स्थानों पर कम हो जाती है और जल के तीव्र बहाव में रुकावट आ जाती है।
जिससे उसकी अपरदनात्मक शक्ति है वो कम हो जाएगी। और समोच्च पट्टियों में कई प्रकार की फसलों को बोया जाना चाहिए, जिससे यदि ऊपरी पट्टियों में मृदा अपरदित होती भी है तो वह नीचे की जो पट्टी है उसमें उगी फसलों द्वारा निक्षेपित कर ली जाती है, जिससे कि सभी फसलों को पोषक तत्व भी मिलते रहते हैं। और भूमि द्वारा वर्षा के समय जल को अवशोषित कर लेने से भूमि में जल स्तर ऊंचा रहता है और मिट्टी में नमी बनी रहती है। वेदिकाकरण जो है, इसमें पहाड़ी ढालों पर कृषि करने के लिए इन्हें सीढ़ीदार खेतों में बांट दिया जाता है। इसमें वर्षा का जल उन खेतों में रुक रुक कर मंद गति से नीचे पहुंचता है, जिससे कि वह बहुत कम अपरदन कर पाता है और अपरदित मृदा को खेतों में ही निक्षेपित होती जाती है, क्योंकि बहाव जो है वो कम हो जाने के कारण। फिर आती हैं आवरण फसलें। जो परती भूमि है उसमें ऐसी आवरण फसलें बो देनी चाहिए जो मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो। मृदा को जैव पदार्थ एवं हरी खाद मृदा के लिए उपयुक्त होती है। और गुच्छेदार जड़ों वाली फसलें खेतों में बोई जानी चाहिए, जिससे कि उनके कण हैं वो आपस में संगठित रहें। इनमें फलियों वाली फसलें मुख्यतः दाल आदि को बोया जाने को ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध। जो विभिन्न आदिवासी जनजातियों द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है उस पर प्रतिबंध लगा हुआ भी है और लगाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस कृषि में भूमि पर से वनों को साफ कर दिया जाता है और मृदा का पूर्णतः अनुकूलतम उपयोग भी नहीं किया जाता है। इसके लिए आदिवासी कृषकों को स्थायी कृषि की और मोटिवेट हमें करना चाहिए। पशुचारण पर नियंत्रण में क्या होगा? अनियंत्रित पशुचारण से भूमि से वनस्पति आवरण जो है वो समाप्त हो जाता है, जिससे मृदा कण ढीले होकर अपरदित हो जाते हैं। तो पशुचारण के लिए कुछ निश्चित चारागाह के रूप में क्षेत्र विकसित किए जाने चाहिए, जिससे कि घास की वृद्धि तीव्र होने से के साथ साथ मृदा अपरदन भी कम हो जाएगा। अब नालिकाओं पर बांध बनाना और वनस्पति रोपण। वनस्पति रोपण जो है इसमें वृक्षों, झाड़ियों और घास आदि को उगाने से जो लाभ मिलते हैं, पहला तो है जल और मिट्टी द्वारा उनका जो मिट्टी का क्षय है वो रुकता है। और दूसरा है अवनालिकाओं के तल पर की जल प्रतिरोधकता को बढ़ाकर जल के प्रवाह की गति को कम कर देते हैं, जिससे धारा द्वारा मृदा का निष्कासन कम हो जाता है और उसके साथ आए हुए जो सिल्ट के कण हैं वो भी जमने लगते हैं। और धीरे धीरे जो ये निक्षेप होता है इससे अवनालिका है वो पूरी उन अवसादों से भर जाती है। बांध बनाने में क्या होगा? अवनालिका अपरदन को रोकने के लिए स्थान स्थान पर बांध बनाए जाने चाहिए। अधिक तेज ढाल जो है इन बांधों को पास पास और कम ढालदार भूमि पर दूर दूर बनाया जा सकता है, जिससे कि जल का जो तीव्र प्रवाह है वो रुक जाता है और वो उनके साथ लाएगी जो मिट्टी है। प्रवाह जब कम हो जाता है तो मिट्टी का भी निक्षेपण होने लगता है और अवनालिकाएं मिट्टी से भर जाती हैं। बाढ़ क्षेत्रों का संरक्षण में कि जो बाढ़ क्षेत्र हैं उनमें जो जुताई की जाती है तो उनमें बाढ़ के समय वहाँ से फसलों के बह जाने का खतरा रहता है। ऐसी नदी तटीय जुताई की भूमि पर तटीय अपरदन के कारण बहुत ज़्यादा भूमि जो है वो नदी में कटकर बहकर चली जाती है। तो बाढ़ क्षेत्रों की जुताई को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। और ये जो है यहाँ के जो क्षेत्र हैं इनके जो जुताई होती है उससे पशुधन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये क्षेत्र घास पैदा करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान होते हैं। और संरक्षण की दृष्टि से बाढ़ क्षेत्रों का सर्वोत्तम उपयोग पूरे वर्ष जो कृषक है वो चारागाह के रूप में, अधिक उगने वाली शुष्क घास क्षेत्रों के रूप में या झीलों में मत्स्य पालन के रूप में उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही पंख एवं प्रस्तर प्रवाह रोकने के जो उपाय हैं वो भी किए जाने चाहिए, जिसमें नदी घाटी में वन को लगाया जाए, पर्वतों के ढाल पर से वृक्षों की अनुचित जो कटाई है उसको प्रतिबंधित किया जाए, विस्फोट द्वारा जो चट्टानों को नष्ट करते हैं उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। और
फिर नेक्स्ट है फसलों का हेरफेर या सस्यावर्तन, यानी जो आपका फसलों को रोटेशन जो है वो अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि एक ही फसल के बार बार उगाने से जो पोषक तत्वों की कमी आ जाती है उसकी आवश्यकता पूर्ति होती रहे और मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन नहीं बिगड़ता है। इसके लिए जो फसलें हैं वो क्रमिक हेर फेर करके उत्पादित करनी होती हैं और ये इस प्रकार की जो फसलें जो उगाई जाती हैं उनमें जो फसलें उगाई जाएंगी उनमें राइजोबियम जो है वो उनकी जड़ों में पाया जाता है, जो कि उन स्थानों की मिट्टी जो है उसकी उर्वरता या आप कह सकते हो पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, क्योंकि राइजोबियम जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके उसे नाइट्रेट में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। तो ये जो फसल चक्र अपनाया जाता है इसमें कम से कम एक फसल जो है फलीदार होनी चाहिए, जैसे चना, मेथी, मटर आदि। कारण क्या? राइजोबियम जो होता है वो उसके लिए इन फसलों पे जोर देना चाहिए। उर्वरक एवं खादों का प्रयोग में हरी खाद और पत्तियों, डंठलों आदि जैविक जो अपशिष्ट हैं उनका जैविक खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसके लिए हमें ये भी जानना आवश्यक होता है कि किन किन खनिज तत्वों की कमी है और फसल विशेष के विकास के लिए किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उसी हिसाब से उर्वरक एवं खादों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने से भी मृदा की उर्वरता में कमी आती है। फिर है जैव पदार्थों जल का अनुकूलतम साहचर्य। ये जो साहचर्य है इससे जैव पदार्थों से जीवांश बनता है और मृदा का पोषण होता है। इस कारण जिन क्षेत्रों में मृदा में आवश्यक मात्रा में जैव तत्व होते हैं उसमें जल को एकत्रित करने की क्षमता होती है और वहाँ जल पर्याप्त मात्रा में एकत्रित होकर पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। जो लास्ट है या जिसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट भी बता सकते हो कि मृदा की प्रदूषण से रक्षा। इसमें सभी जो अपने तकनीक्स हैं वो अपने आप ही समाहित हो जाती हैं, क्योंकि प्रदूषण से रक्षा मतलब वातावरण में उपस्थित नाइट्रिक और सल्फर डाइऑक्साइड पदार्थ जो मृदा को प्रदूषित करते हैं ये प्रेसिपिटेशन के साथ मृदा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और मृदा में अम्लीयता को बढ़ाते हैं, उसकी उत्पादन क्षमता को कम कर देते हैं। ऐसी मिट्टियों में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा फास्फोरस एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन रासायनिक उर्वरकों का अनुचित उपयोग जो करते हैं उससे मृदा प्रदूषित हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि मृदा संरक्षण के लिए उनका सही प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके साथ ही फिर आता है आपका भूमि संसाधन का सबसे जो इम्पोर्टेंट है, भूमि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग। इसके पीछे केवल ये भूमि संरक्षण का विचार ही नहीं है, बल्कि भूमि का जो वास्तविक उपयोग है वो भी शामिल किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो भी कृषि भूमि है उसको सिविल और औद्योगिक निर्माण या अन्य कार्यों के लिए उनके अलॉटमेंट जो होता है